हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस व्हीट स्टोन सेतु का ऑपरेशन कर देंगे। मीन्स ये व्हीट स्टोन सेतु अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे। ऐसी ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, जीवन भर आपको याद रहेगा। और अगर आप 12th फिजिक्स चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, अगर 12th फिजिक्स की आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देर करने की कोई बात नहीं है। और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं ना, तो आप थोड़ी गुरु दक्षिणा देते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बस आपका एक वर्क यही है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। देखिए दोस्तों, आखिरकार ये व्हीट स्टोन सेतु नाम क्यों पड़ा है इसका, ये जो एक व्यवस्था है इसका नाम व्हीट स्टोन सेतु क्यों पड़ा, तो मैं आपको बता दूं। इंग्लैंड का एक व्यक्ति था। क्या था? इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था व्हीट स्टोन। देखिए अभी इस व्यवस्था का जब निर्माण नहीं हुआ था तब की बात बता रहा हूँ, उसका नाम था व्हीट स्टोन। अब उसने क्या किया, प्रतिरोधों की एक जटिल व्यवस्था के लिए कि अगर 3 प्रतिरोध दिए हों और एक अज्ञात प्रतिरोध हो, उसको निकालना हो, तो उसके लिए एक उसने व्यवस्था बना दी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसका नाम क्या दिया जाए, तो उसका नाम दे दिया व्हीट स्टोन सेतु। क्यों दे दिया? क्योंकि उसका नाम ही था व्हीट स्टोन सेतु। तो यहाँ पे सिंपल से में आप लिख देंगे कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है, एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। बोलो यहाँ तक क्लियर? एकदम क्लियर ना? समझ में आया? मैंने बताया इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था व्हीट स्टोन। उसने क्या किया, प्रतिरोध अगर 3 प्रतिरोध अलग अलग दिए हों और एक प्रतिरोध का मान निकालना हो, यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान, तो उसके निकालने की एक व्यवस्था बना दी इसने। किसने? इस व्यक्ति ने। जब इस व्यक्ति ने, व्हीट स्टोन ने, तो इसने क्या किया, अपने नाम को जीने के लिए, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा नाम चलता रहे, इसके लिए उसने क्या किया, इस व्यवस्था का नाम रख दिया व्हीट स्टोन सेतु। उसने क्या किया, इसने, ये प्रोफेशनल कहाँ का था? इंग्लैंड का था। और ये प्रोफेशनल वैज्ञानिक था। इसने क्या किया, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था थी जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते थे, एक अज्ञात प्रतिरोध का ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध को, उसे हम बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। तो आज भी हम उसका नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इस व्यवस्था का नामकरण किया था। तो आप सबसे पहले लिख देंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेशनल व्हीट स्टोन सेतु ने। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, लिखेंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला है। वैज्ञानिक प्रोफेशनल व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक क्या दिया, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था दी इसने। क्या दी? प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था दी, के दिया होगा तो निर्माण किया होगा। तो प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया। यहाँ पे लिख देंगे प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, किया निर्माण किया जिसके द्वारा, अब दोस्तों ये जो निर्माण किया है थोड़ा उसके बारे में लिख देंगे। क्या लिखने, इसके द्वारा क्या होता है, एक अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे जिसके द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना आपको लिख देना है। इतना जैसे ही आप लिख देंगे, आप कैसे लिखा है आपको पता है। इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, उसने एक विशेष व्यवस्था का, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया। उस व्यवस्था में एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है। तो अपने मर जाने के बाद अपना नाम चलाने के लिए उस व्यवस्था का नाम रख दिया व्हीट स्टोन। तो व्हीट स्टोन सेतु नाम रख देते हैं, उसका नाम पूरा पूरा रख दिया व्हीट स्टोन सेतु, क्योंकि वो एक व्यवस्था थी। तो अब इस व्यवस्था को हम लोग बोल देते हैं कि इंग्लैंड के एक प्रोफेशनल वैज्ञानिक व्हीट स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें से हम एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे सिद्धांत की। किसकी बात आती है? सिद्धांत की। तो इन्होंने दोस्तों किसी ना किसी चीज का तो सहारा लिया होगा। अगर सपोज आपको रोटी बनाना है या रोटी बनाना सीखना है, किसी न किसी ने तो रोटी बनाने का निर्माण किया होगा, तो उसे लकड़ी की तो आवश्यकता पड़ी होगी दोस्तों। बिना लकड़ी के तो दोस्तों, या बिना आग के तो रोटी बन नहीं पाई होगी। तो अब इसको व्हीट स्टोन सेतु को प्रतिरोधों की एक व्यवस्था के लिए कुछ चीजों को लेना
लेना पड़ा, जिसको लेना पड़ा उसी को हम लोग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसने क्या किया कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ था उसको लगाकर इस व्यवस्था का निर्माण किया। तो हम लोग यहाँ से सिंपल में लिख देंगे कि ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। यहाँ पे लिख देंगे किरचॉफ, इसका सिद्धांत जो होगा वो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित होगा। किस नियम पर आधारित होगा दोस्तों? द्वितीय नियम पर आधारित होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपके एग्जाम पर पूछा जाएगा आपसे किस नियम पर आधारित है। ये कहा जाएगा व्हीटस्टोन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो आप बोलेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। इतनी सी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए इतनी सी बात क्लियर है ना? हाँ दोस्तों, तो अगर क्लियर है तो चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों को समझ में आ रहा है। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें और आगे आपको समझा सकें इस प्रतिरोध की एक व्यवस्था के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई 3 प्रतिरोध अगर अलग अलग दिए हैं और हमें एक प्रतिरोध अज्ञात है तो उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मानते हैं, सपोज करो यहाँ पे दोस्तों एक प्रतिरोध दिया है, अलग प्रतिरोध, इसका मान हमको दे देंगे, ये एक अलग प्रतिरोध रहा। इसके बाद हम सपोज करिए आप कि यहाँ पे एक प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रतिरोध दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे भी एक प्रतिरोध को लिख लेंगे ऐसे। इसके बाद सपोज करो यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, क्योंकि हमें 3 प्रतिरोध है अगर, तो एक अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो यह एक प्रतिरोध मान लो यहाँ पे है, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक स्थान पर जहाँ भी ये ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे। अब सपोज करो यहाँ पे पी एक हमारा क्या है, प्रतिरोध है, और एक क्यू एक प्रतिरोध है, और यहाँ पे अगर हम माने तो एक आर प्रतिरोध है, और यहाँ पे हम एक माने तो ये एस प्रतिरोध है। पी क्यू आर एस ऐसे मान लेते हैं। इसको मानना कैसे है, पी क्यू आर एस, इस ग्रुप में आपको मान लेना है। इसके बाद दोस्तों अब इस पर कुछ ना कुछ एक बैटरी लगी होगी, वहीं से आप यहाँ पे करंट ला सकते हैं, वरना नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे एक मैं बैटरी लगा देता हूँ, तो इस बैटरी को मैं यहाँ पे बना दिया। अब इस बैटरी को बनाने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पे एक बैटरी लगेगी तो जैसे कि आपके घरों में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, उस पर एक बटन लगी रहती है, तो जैसे ही उसको आप ऑफ कर देते हैं, दबा देते हैं, तो बल्ब क्या होता है आपका बुझ जाता है, और जैसे ही उसे आप ऑन कर देते हैं, यानी कि जला देते हैं, तो बल्ब आपका क्या होता है, जल जाता है। इसी को हमने बंद या चालू करने के लिए एक बटन लगा दी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये बैटरी है, इसको बैटरी को हम ई मान लेते हैं, ये पॉजिटिव सिरा है और ये निगेटिव सिरा है। ये जो बैटरी है इसको पॉजिटिव सिरे में हम दोस्तों वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मान लेते हैं सेल E1 है, तो ये वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित करेगा, I1 प्रवाहित करेगा। अब मुझे बताइए कि एक तार है, यहाँ से आएगा तो ये I1 ही प्रवाहित करेगा। अब सपोज यहाँ से आप मेरी बात समझिएगा, यहाँ से अगर हम इस I1 वैद्युत धारा को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ आधी वैद्युत धारा इधर चली जाएगी और कुछ आधी वैद्युत धारा इधर आ जाएगी। तो मैं मानता हूं कि इधर जो वैद्युत धारा जाएगी वो यहाँ से समझना मेरी बात को, यहाँ से अगर हम वैद्युत धारा ये ई सेल है या E1 है, तो यहाँ से अगर हम सेल को सपोज यहाँ से हमें E1 E2 मानना पड़ेगा, इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं। सपोज करो ये ई सेल है और ये हमारा I वैद्युत धारा हमने यहाँ से प्रवाहित करा, तो ये आधी धारा यहाँ पे चली गई 1/2 और आधी धारा यहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि I2 धारा चली आई और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी I1 धारा चली आई। तो देखिए दोस्तों, ये I1 धारा यहाँ भी चली आएगी और ये I1 धारा यहाँ भी चली आएगी। अब होगा क्या, यहाँ से अपनी जो I2 धारा आ रही थी वो I2 धारा यहाँ पे चली आएगी। अब यहाँ से भी I2 धारा चली आएगी। अब जैसे कि यहाँ से अलग अलग हुई थी, तो आधी धारा इधर से आ गई और आधी धारा इधर से आ गई, ये पूरी धारा यहाँ पे फिर मिल गई। तो यहाँ पे जो हम लोग धारा ये आएगी पूरी पूरी, वो फिर मिलकर I आ जाएगी। इतनी सी बात आपके समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि हमें इतनी सी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे पढ़ जाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आपके समझ में सब कुछ आना चाहिए, मेरा एक पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है, फ्री में शिक्षा देने का मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी को समझ में आना चाहिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये चतुर्भुज नहीं दिख रहा, ये क्या दिख रहा है आपको, चतुर्भुज दिख रहा है। तो यहाँ पे आप रचना हेडिंग डाल सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है ना डेरिवेशन करते समय साइड में चित्र बना जाता है और यहाँ पे थ्योरी लिखी जाती है। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना कोई एक 4 प्रतिरोध PQRS एक चतुर्भुज की, अब इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। तो ये चतुर्भुज की चारों भुजाएं हो गई ABCD, और इस चतुर्भुज की भुजाओं पे देखिए अलग अलग प्रतिरोध लगे हैं, PQRS लगा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही हम कुंजी K1 को दबाएंगे, बटन को दबाएंगे, तो ये बैटरी से हमारा क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी पूरे परिपथ में, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से हमारी जो वैद्युत धारा
I1 जा रही थी, वो जैसे ही इस पर जाती है, क्या बोलते हैं, इसके अंदर जाती है अपने परिपथ के अंदर, सेतु के अंदर, तो ये दो भागों में बंट जाती है, I1 तथा I2 भागों में बंट जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैद्युत धारा कितनी जा रही है इसको मापने के लिए हम एक गैल्वनोमीटर लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, एक गैल्वनोमीटर लगा देंगे। तो यहाँ पे हम सपोज इस गैल्वनोमीटर को लगा देते हैं। अब इस गैल्वनोमीटर को कब चालू करना है, कब बंद करना है, इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे भी हम लोग कुंजी लगा देंगे। कुंजी इसको मान लेते हैं K2 और इसको मान लेते हैं कुंजी, कहीं पे मैंने लगाई थी तो इसको मान लेते हैं कुंजी K1, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कितनी वैद्युत धारा बह रही है। सपोज करो ज़्यादा वैद्युत धारा बहने लगी तो हमारा ये क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट से होने से हमें बचाना है, तो शॉर्ट सर्किट होने से अगर हमें बचाना है तो सिंपल वे में हमें गैल्वनोमीटर लगाना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि कितनी वैद्युत धारा इसके अंदर जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप सिंपल वे में लिखेंगे, माना PQRS चार प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं ABCD के सभी भुजाओं पर लगे हुए हैं, तथा हम क्या करते हैं, कुंजी K1 को जब दबाते हैं तो पूरे परिपथ में हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही हमारी वैद्युत धारा किसके पास पहुंचती है, परिपथ के पास पहुंचती है, तो वो दो भागों में भी डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो जाती है, या आप यहाँ ये देख सकते हैं, चतुर्भुज है तो आप बोल देंगे जैसे ही हमारी वैद्युत धारा चतुर्भुज पे पहुंचती है तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, I1 तथा I2। वैद्युत धारा को मापने के लिए एक हम गैल्वनोमीटर G लगा देते हैं। इतनी सी आपको थ्योरी साइड में लिख देनी है। लिखनी क्या है फिर से आप समझ लेंगे, फिर मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको लिखना है कि माना कोई चार प्रतिरोध PQRS एक चतुर्भुज ABCD के सभी भुजाओं में, एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाओं में रखे हुए हैं, तथा जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं तो हमारे परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही वैद्युत धारा हमारे चतुर्भुज के पास पहुंचती है तो वह दो भागों में डिवाइड हो जाती है, I1 तथा I2। सेतु के अंदर कितनी वैद्युत धारा जा रही है इसको मापने के लिए एक हम मापन यंत्र गैल्वनोमीटर लगा देते हैं, तथा एक कुंजी K2 लगा देते हैं। बस आपको इतनी डेफिनेशन लिख देनी है। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो देखिए छात्रों, आपका समय बचाने के लिए मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है, देखिए समझिएगा। मैंने लिखा है कि माना कोई चार प्रतिरोध, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये चार प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज, ये कोई एक चतुर्भुज की ABCD सभी भुजाओं से जुड़े हुए हैं, सभी भुजाओं से जुड़े, तो यही बात मैंने लिखी है। माना कोई चार प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज की सब चारों भुजाओं ABCD से जुड़े हुए हैं। इसके बाद लिखा है मैंने, यदि कुंजी K1 को मैंने आपको बताया था, जब आप बटन को बंद कर देते हैं, वही बटन है ये, जब आप इस कुंजी K1 को दबाते हैं तो पूरे परिपथ में क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यही मैंने लिखा है, जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जो विकर्ण में दो भागों I1 तथा I2 में बढ़ जाती है। मैंने ये लिखा है, जो यहाँ पे आप लिख लेंगे, जो विकर्ण जो चतुर्भुज के दो भागों में I1 तथा I2 में बढ़ जाती है, और विकर्ण BD के बीच में हम लोग क्या लगाएं, एक गैल्वनोमीटर लगा देते हैं। इतनी सी बात अगर आपके समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ इसमें आपको क्या याद करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों। आप क्या किया करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए और उसी का PDF बना लिया करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप एक काम किया करिए, एक PDF के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिंपल से वही काम करना होगा, मैं जो आपको बताया कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए। और PDF अगर आप नहीं बना पाते तो मैं अपने इसी चैनल पर कल एक वीडियो डाल दूंगा कि हाउ टू क्रिएट PDF, कैसे PDF बनाई जाती है, उसी हिसाब से आप PDF बना लिया करिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तो कि दोस्तों हमारे पास ये हमने अभी आपको बताया था कि किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के आधार पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम के आधार पर। ये सपोज करो किरचॉफ के दूसरे नियम के आधार पर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग बंद पास लेंगे। क्या करेंगे, बंद पास लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंद पास है ABDA, या इसी बंद पास को हम बोल सकते हैं BC। एक बंद पास हमारे पास देखिए ABDA, एक बंद पास हमारे पास है BCDB। बंद पास का मतलब होता है दोस्तों, जहां से शुरू करो वहीं पे खत्म करो। तो यहाँ पे हमारे पास एक बंद पास है ABDA। तो अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे बंद पास, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे हम बंद पास। किस बंद पास में लेना है हमें दोस्तों, ABDA में। तो ठीक है दोस्तों, तो ABDA
डी और इसके बाद ये हमारे पास फिर आ जाएगा ए। देखिए ए से स्टार्ट किया और ए पे खत्म कर दिया, तो इसका मीन्स क्या है दोस्तों, ये बंद हो गया। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ से चलना है। मैंने आपको बताया था किरचॉफ के नियम पर कि अगर हमें यहाँ से चलना है और हमें चलते समय धारा की दिशा में जाते समय अगर हमें प्रतिरोध मिल जाता है तो उनका गुणनफल हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। अगर धारा की विपरीत दिशा में चलते समय हमें मिलता है प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, तो हमें उसको ऋणात्मक रखते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। हमें ए से चलना है, देखिए हमें ए से चलना है, यहाँ पे सपोज करिए ए से हमें चलना है और बी तक जाना है। तो ए से और बी तक जैसे ही हम जाएंगे तो एक प्रतिरोध मिलेगा और एक धारा मिलेगी, लेकिन इनकी दिशा जो होगी ना उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं जिस दिशा में धारा जा रही है, तो इनका मान क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा पी है और ये आई है, तो यहाँ पे क्या देंगे I1 इंटू पी। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से आना है, कहाँ पे, बी से यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे तो हमें आई आर मिला नहीं, हमें मतलब है आई और आर से, और डी से जब हम ए की तरफ आएंगे तो देखिए वैद्युत धारा जा रही है इधर की तरफ और हम जा रहे हैं इधर की तरफ, यानी कि विपरीत दिशा हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, तो हो जाएगा आर इंटू I2 इक्वल टू 0। मैंने आपको यही तो आपको बताया था, तो यही आपको बताया था। तो क्या करना है आपको, P इंटू I1 बराबर यहाँ पे कर देना है R इंटू में I2। देखिए थोड़ा सा आपको चित्र भी दिखाना है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं थोड़ा यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे जब करूँगा ताकि चित्र का काम आपके ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास एक बंद पास है, कौन सा बंद पास है उसे भी ज़रा सा हम लिख लेंगे। तो हमारे पास देखिए एक बंद पास यहाँ पे है BCD B। यहाँ पे आप देख लीजिए ये बंद पास होगा आपका, मैंने अभी बताया था ABDA, और एक बंद पास आपके पास ये रहा B, इसके बाद C, फिर इसके बाद ये D, फिर इसके बाद ये B। तो यहाँ से आप बोल देंगे BCDB। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे ख़त्म करेंगे, बंद पास का मतलब यही होता है। तो देखिए दोस्तों अब हमें बी से चलना है सी की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक प्रतिरोध क्यू मिल रहा है और वैद्युत धारा I1 मिल रही है, लेकिन ये जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा जा रही है। तो इनका मान हमेशा कैसे रखेंगे दोस्तों, आप पॉजिटिव रखेंगे, तो हो जाएगा I1 इंटू क्यू। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो देखिए वैद्युत धारा इधर जा रही है, लेकिन आप विपरीत आ रहे हैं। यहाँ पे मिल रहा है एक प्रतिरोध और एक वैद्युत धारा, तो यहाँ पे माइनस I2 और इंटू में S बराबर के क्या हो जाएगा 0। आप क्या करेंगे दोस्तों, चित्र का काम अपना समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा I1 Q बराबर I2 S। ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर दूसरा। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 भागे 2 कर देंगे। जैसे ही हम समीकरण 1 भागे 2 करेंगे, देखिए समीकरण हमारे पास ये है एक P इंटू I1 बटे लेफ्ट का लेफ्ट से भाग, राइट का राइट से भाग। तो ये क्या हो जाएगा अपना I1 इंटू क्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या है R इंटू में I2 और P दूसरे समीकरण में क्या है I2 इंटू में S। देखिए समझ में ना आया हो तो समीकरण पहला था, समीकरण पहले में कि लेफ्ट साइड में हम समीकरण सेकेंड के लेफ्ट साइड को अब बटे में रखेंगे, क्योंकि पहले भाग दूसरा हम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगी, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, P अपान Q इक्वल टू R अपान में S। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यही होता है दोस्तों। व्हिटस्टोन सेतु का फार्मूला, मेन फार्मूला अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हिटस्टोन सेतु, तो आप सिंपल से यही करेंगे। अब बताइए आपको अगर 3 प्रतिरोध गिवन होंगे तो आप चौथा निकाल लेंगे कि नहीं। सपोज करो P का मान दिया है, R का मान दिया है, Q का मान दिया है, S का मान पूछा गया है, तो आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो जल्दी से दोस्तों आप शुरू से करिए क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे हम लोग चैप्टर सहित स्क्रीनशॉट लेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट मारिए। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा आगे करता हूँ सिद्धांत तक, और यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट लगाएंगे, और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाने के बाद तीसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लगाएंगे, और इन तीनों स्क्रीनशॉट को आप एक PDF के रूप में कन्वर्ट करेंगे। वो PDF कैसे बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।